कहानी की शुरुआत जलियांवाला बाग से होती है। बहुत सारे लोग बाग में एकत्रित होते हैं। एक माँ अपने बेटे से कहती है, अपनी छोटी बहन के लिए दच्चक ले आ। बच्चा दच्चक लेने जाता है। तभी वहां जनरल डायर अपनी फौज के साथ पहुंचता है। सभी पर बंदूकें तान दी जाती हैं और जनरल डायर बोलता है, फायर। फायरिंग शुरू हो जाती है। चारों ओर लाशें बिछ जाती हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब चीखते हैं। चारों ओर से बाग बंद होता है। कोई भाग नहीं पाता। जलियांवाला बाग में उठी यह चीखें एक बहुत बड़े धोखे का नतीजा थीं। 1914 पहला विश्व युद्ध जब अंग्रेजों को सैनिकों की कमी महसूस हुई, उन्होंने भारतीयों से वादा किया, तुम अपने जवान हमारी लड़ाई में शामिल करो, बदले में हम तुम्हें आजादी देंगे। इस वादे पर विश्वास कर 15 लाख से ज्यादा भारतीय ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गए। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने धोखा दे दिया। पंजाब, जिसने सबसे ज्यादा जवान भेजे थे, विद्रोह से गूंज उठा। प्रोफेसर कृपाल सिंह ने पंजाब के नौजवानों को एकजुट किया और ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। कई बार जांच होती है, लेकिन कृपाल सिंह को गलत साबित नहीं किया जा पाता। इसलिए शंकरन नायर को बुलाया जाता है। कोर्ट में नायर कृपाल से कहता है, आपकी कविता का बड़ा फैन हूं, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या आप बम बनाना जानते हैं? कृपाल सिंह कहता है, हाँ, मैं ब्रिटिश आर्मी में सैनिक था, वर्ल्ड वॉर भी लड़ा है, बम बनाना जानता हूं। नायर कहता है, खुदीराम सिंह और बरिंदर कुमार आपके कॉलेज के छात्र हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर की गाड़ी में बम फेंका, जिससे वो मारे गए। आपने उन्हें उकसाया, बम बनाना सिखाया या खुद बम बना के दिया? आपको अफसर की हत्या के आरोप में सख्त सजा मिलनी चाहिए। जज नायर की बातों से सहमत होता है और कृपाल सिंह को हिरासत में भेज देता है। जाते जाते कृपाल सिंह कहता है, नायर साहब, आपने एक क्रांतिकारी को कितनी आसानी से आतंकवादी बना दिया। आप वकील तो कमाल के हैं, लेकिन गलत लोगों के लिए लड़ रहे हैं। एक दिन आपको सच समझ आएगा। जलियांवाला बाग में वही बच्चा बचता है जो दच्चक लेने गया था। वो लाशों के ढेर के पास रोता है। कब्रिस्तानों, शमशानों में जगह नहीं बचती। लाशों को नालों में फेंका जाता है। अखबारों में खबर छपती है, पंजाब ने खूनी बैसाखी। वे सभी अखबार जला दिए जाते हैं। लेकिन कुछ परिवार चुप नहीं रहते। एक कमीशन टीम बनाई जाती है जो एक रिपोर्ट तैयार करके दे, जिससे लोगों का ब्रिटिश सरकार पर विश्वास बना रहे। नायर भी कमीशन का मेंबर होता है। नायर खुद से जांच पड़ताल करता है। फौज की रिपोर्ट में 1650 लोग मरे, अस्पताल की रिपोर्ट में 10,312 लोग मरे। यह देखकर नायर को ठीक नहीं लगता। नायर इस बारे में जनरल डायर से बात करने जाता है, लेकिन वहां एक अपाहिज सैनिक की शिकायत की पर्ची जनरल डायर फाड़ देता है। नायर यह देखकर गुस्से में बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जो बच्चा जलियांवाला बाग में बच जाता है वही पोस्टर लिए खड़ा होता है, जिसमें लिखा होता है, खूनी बैसाखी। नायर उसके घर जाता है। वो बच्चा कृपाल सिंह का बेटा होता है। वह अपनी मरी हुई मां और बहन के खून से सने कपड़े दिखाता है। नायर दुखी होकर वहां से चला जाता है। कमीशन मेंबर की बैठक, नायर की पत्नी भी साथ होती है। जब नायर क्लब में जाने लगता है, गार्ड उसे रोकता है और कहता है, सर, अंदर जाना मना है। वहां माइकल डायर जाता है और कहता है, बोर्ड पढ़ो, क्या लिखा है? डॉग्स इन इंडियन नॉट अलाउड। जनरल डायर हंसते हुए कहता है, एक लॉयर को तो पता होना चाहिए। नायर की पत्नी यह सब देखती है। कमीशन मेंबर रिपोर्ट बनती है। सभी सदस्य नॉट गिल्टी लिखते हैं, लेकिन नायर गिल्टी लिखता है। उसके गिल्टी लिखने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब वहां मिले होते हैं। उसे धमकी दी जाती है, चुप रहो, तुम क्राउन से नहीं लड़ सकते, तुम्हारा काम यहीं खत्म होता है। नायर कृपाल सिंह के घर जाता है, देखता है कि बच्चा अब मर चुका है। 2 औरतें बात करती है, इसने अपनी नस काट ली। नायर दुखी होकर वहां से चला जाता है। नायर अपनी पत्नी के साथ स्टेशन जाता है। तभी एक लड़की उसे रोकती है, मैं दिलप्रीत गिल हूं, आपके काम से प्रभावित थी, लेकिन अब निराश हूं। ये उस बच्चे का आखिरी अखबार है, सच को दुनिया के सामने लाना चाहिए। दिलप्रीत ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ केस करती है। यह उसका पहला केस होता है। कोर्ट में कहती है, मैं वकालतनामा दाखिल करना चाहती हूं। अपने साथी वकील को बुलाती है, मिस्टर शंकरन नायर। जनरल डायर हैरान हो जाता है। कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि नायर ट्रेन से नहीं गया था, बल्कि सीधे जलियांवाला बाग गया था। वहां जाकर वो महसूस करता है कैसे मासूम लोगों को मारा गया होगा। वो दिलप्रीत से कहता है, अपने परिवार को बता दो, इस देश का सबसे बड़ा केस लड़ने जा रही हो। इसके बाद दोनों केस की छानबीन करते हैं और सबूत इकट्ठा करते हैं। कोर्ट में नायर बताता है, 9 अप्रैल को हिंदू मुस्लिम नेताओं ने मिलकर अंग्रेजों की डिवाइन एंड रूल नीति के खिलाफ बड़ी रैली की। रामनवमी साथ मनाई गई। ब्रिटिश डर गए। 10 अप्रैल को गोरखा और बलूच सैनिक बुलाए गए। कन्हैयालाल की रैली का नाम देकर 13 अप्रैल को बाग में धोखे से भीड़ जुटाई गई। शाम को हवाई जहाज से भीड़ का अनुमान लगाया गया और फिर आधे घंटे में गोलियां चलाई गईं।
सरकार ने मौत का आंकड़ा 1650 बताया, जबकि हकीकत में 10,312 मरे हैं। जज फैसला देता है, जनरल डायर के खिलाफ सुनवाई अगले हफ्ते से शुरू होगी। ब्रिटिश नायर से लड़ने के लिए एक वकील जो एक हिंदुस्तानी होता है, आधी हिंदी बोलता है, आधी इंग्लिश, जो कि नायर का पुराना दोस्त भी होता है लेकिन उससे नफरत भी करता है। दूसरा वकील जज से बोलकर मीडिया वालों को कोर्ट से बाहर कर देता है। उसके बाद कोर्ट में एक ब्रिटिश लड़की मार्था को बुलाया जाता है, जो बयान देती है, मैं 10 तारीख की शाम को 5 बजे मैं अपना काम खत्म करके अपने स्टाफ रूम से बाहर निकली तो किसी आदमी ने अचानक मुझे घसीट कर स्टोर रूम में ले गया और मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया, और वो आदमी तनवीर चौधरी होता है। दूसरा वकील कहता है, 12 तारीख को रात को उसे हिरासत में लिया गया और 13 तारीख को लोग उसके लिए धरना देते हैं, क्योंकि वो क्रांतिकारी गैंग का लीडर होता है। क्रांतिकारी गैंग द्वारा जो जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा होती है, उन्हें सबको भड़काया जाता है और वे सब मिलकर उस दिन ब्रिटिश के खिलाफ वायलेंस शुरू कर देते हैं। जो तनवीर ने मार्था के साथ किया, वो ब्रिटिश की सारी औरतों के साथ करना चाहते थे, तो इसलिए जनरल डायर ने हम सब की हिफाजत के लिए ये कदम उठाया। कोर्ट अगली सुनवाई की डेट दे देता है। ब्रिटिश लोग शंकरन नायर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं कि वो एक रेपिस्ट को डिफेंड कर रहा है और उसके मुंह को काला कर देते हैं। नायर की बीवी ये सब देखकर उसे मना करती है, केस मत लड़ो, लेकिन नायर फिर भी केस लड़ता है। नायर और दिलप्रीत दोनों छानबीन में लग जाते हैं। कोर्ट की तारीख आती है। दिलप्रीत मार्था को बुलाती है और उससे सवाल करती है, आपने 9 सिम्फनीज किताब पढ़ी है? लड़की कहती है, हाँ। दिलप्रीत कहती है, झूठ। लड़की कहती है, मैंने 3 बार सुनी है ये किताब। दिलप्रीत कहती है, सुनी है? ये किताब उसी स्टोर में अपने तनवीर की बाहों में तनवीर से सुनी है, क्योंकि उसके रूम में ये किताब मिली है और इस किताब में लिखा है, डियर तनवीर, लव एमएस। वो आदमी चाहता तो आपके खिलाफ कटघरे में खड़ा होकर गवाही दे सकता था, पर उसने अपना कन्फेशन चुना कि वो गिल्टी है क्योंकि वो अभी भी आपसे प्यार करता है। मार्था रोने लग जाती है और सच बता देती है, वो उससे प्यार करती है। उस दिन प्रिंसिपल ने उन दोनों को स्टोर रूम में पकड़ लिया था और दोनों को पुलिस स्टेशन ले गए। फिर पुलिस ने और उसकी फैमिली ने उस पर दबाव डाला, रेप के लिए बयान दो नहीं तो मार देंगे, इसलिए उसने झूठा बयान दिया। जज फैसला लेता है, तनवीर चौधरी को रिहा करती है और प्रिंसिपल और पुलिस के ऊपर इंक्वायरी बैठाती है। फिर जज नायर को 2 दिन का समय देती है। जनरल डायर के खिलाफ कोई सबूत लाओ नहीं तो आपका केस खारिज कर दिया जाएगा। 2 दिन बाद नायर कटघरे में जनरल डायर को बुलाता है और कहता है, आपने कोई वार्निंग नहीं दी, ना कोई गैस के गोले छोड़े, सीधा भीड़ पे गोलियां क्यों चला दी? जनरल डायर कहता है, उनके हाथ में हथियार थे, इसलिए मैंने गोलियां चलवाई थीं। नायर कहता है, 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनकी छाती में गोलियां लगी थीं, उनके हाथ में कौन से हथियार देखे आपने? उनके कड़े या उनकी बंद मुट्ठी? फिर नायर जानिसार सोल्जर की फोटो दिखाकर बताता है, ये आपके पास सोल्जर था। 2 महीने पहले जनरल डायर ने इसे 25 बार अपने लोहे के जूते से बेरहमी से मारा। वो रहम की भीख मांगता रहा और ये रुके नहीं। कौन सा मिलिट्री जनरल अपने सोल्जर की इतनी बेरहमी से पिटाई करता है? सिर्फ 15 मिनट लेट होने की वजह से उसकी 3 पसलियां और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उस रात 25 सोल्जर शहर में मस्ती करने निकले थे। वही 25 सोल्जर 15 मिनट लेट आए, लेकिन 25 लातें पड़ी सिर्फ एक सोल्जर को, क्योंकि वो सिर्फ 8 हिंदुस्तानी सोल्जर था और बाकी 24 ब्रिटिश। आपको गुस्से का दौरा पड़ता है। ये सब जानते हैं कि आपको एंगर इश्यू है। आपकी हिस्ट्री जहां से ये दिमागी बीमारी शुरू हुई, जब आप स्कूल गए थे, आपके हकलाने की वजह से कुछ हिंदुस्तानी बच्चों ने आपको चिढ़ाया। नफरत की एक बीमारी आपके दिमाग में थी। दूसरी, आपके पिता हिंदुस्तानियों से नफरत करना अपना अधिकार समझते थे। उन्होंने ये अधिकार जनरल डायर को विरासत में दिया। वक्त के साथ डायर की ताकत बढ़ी और दिमाग में हिंदुस्तानियों के खिलाफ नफरत की ये बीमारी आपके दिमाग में इतना खून सवार हो गया कि आपको ये तक नहीं दिखा कि बात तक जाने वाली गली में आर्मी का टैंक जा ही नहीं सकता। आप चाहते थे कि हिंदुस्तानियों को सिर्फ गोलियों से न मारा जाए, बल्कि तोपों से भी उड़ा दिया जाए। जब आपने जलियांवाला बाग पर फायर का ऑर्डर दिया था, आप गोलियां चला रहे थे उन हिंदुस्तानी स्कूल के बच्चों पर जो आपको हकला हकलाकर बुलाते थे। आपने निहत्थे औरतों और बच्चों को कुएं में कूदने पर मजबूर किया, क्योंकि आप दिल से, दिमाग से और आत्मा से हकले हैं। ये सब सुनकर जनरल डायर को गुस्सा आ जाता है और उसे पकड़कर बोलता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। दंदे हिंदुस्तानी न्याय कहता है, इन्होंने कन्फेस कर लिया, इनको एंगर इश्यू है। फाइनल कोर्ट की तारीख आती है। नायर को पुलिस हिरासत में ले लेती है क्योंकि वो मिलिट्री के डॉक्यूमेंट चोरी से निकाल रहा होता है, इसलिए वो कोर्ट में नहीं आ पाता। दूसरा वकील जज को बताता है, नायर ने मेरे क्लाइंट के चाइल्डहुड ट्रॉमा का इस्तेमाल किया उन्हें उकसाने के लिए।
गुस्से में निकले हुए शब्द कन्फेशन नहीं माने जा सकते, इसलिए जज ज्यूरी से रिपोर्ट मांगता है। ज्यूरी जज को रिपोर्ट देती है। जज फैसला सुनाता है। यह अदालत जनरल डायर को बेकसूर घोषित करती है, नॉट गिल्टी। नायर रोते हुए अपनी बीवी के साथ घर चला जाता है। नायर को एक चिट्ठी आती है, कृपाल सिंह की। चिट्ठी में लिखा होता है, मेरे दोस्त शंकरन बहुत अजीब इंसान हो तुम, मेरे बेटे की तरह। उसने बताया कि तुम घर आए थे उससे मिलने। इससे पहले कि खत का जवाब दे पाता, खबर आई कि मेरे बेटे ने अपनी नस काट ली। मेरा बेटा छोटा जरूर था, लेकिन कबड्डी का उस्ताद था। कम से कम 3 लोग लगेंगे उसकी नस काटने में। 2 ने हाथ पैर पकड़े होंगे, तीसरे ने नस काटी होगी। कटने के बाद उसे छटपटाते हुए देखा होगा, जब तक उसकी आंखों से रोशनी चली न गई हो। मेरा बेटा सातिर क्रांतिकारी था, जानता था कि किसी दिन ऐसा हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे जाने से पहले अपनी रोशनी तुम्हें दे गया। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त, मेरे बेटे की वो रोशनी कभी बुझने मत देना। नायर दिलप्रीत के पास जाता है और दोबारा सबूत इकट्ठे करता है। कोर्ट में अपील करता है, लेकिन जज उसकी अपील को खारिज कर देता है। नायर को गुस्सा आता है और जज को कहता है, कितने पैसे मिले तुम्हें? जज गुस्से में उसे कहता है, शट अप। नायर जज को गालियां देता है और जज उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देता है। जज और मीडिया सब इकट्ठे होते हैं और नायर को बोलते हैं, माफी मांगो। नायर उठकर बोलता है, मैं माफी मांगता हूं हाथ जोड़कर, लेकिन क्राउन से नहीं, अपने देश से, क्योंकि मैंने इतने सालों तक इनकी अदालत में अपने ही लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी की। यहां सच बोलने पर बंदूकें निकल आती हैं। तो जज कहता है, अगर अभी ये बदतमीजी बंद नहीं की तो कोर्ट तुम्हें बाहर फेंक देगा। नायर कहता है, सुना आप लोगों ने, जरा सा सच बोला, निकल आई बंदूकें, जैसे जलियांवाले बाग में निकली थीं। जज कहता है, तुम दूसरे केस की बात नहीं कर सकते। नायर कहता है, मैं कर सकता हूं सर, ये लॉ है और ये लॉ मुझे अधिकार देता है। अगर मेरे पास कोई भी सबूत है जो आपने मुझ पर जो चार्ज लगाए हैं वो गलत है, तो मैं इस हियरिंग में आपके सामने वो पेश कर सकता हूं। दूसरा वकील समझ जाता है, नायर ने जानबूझकर जज को गालियां दी ताकि आज का दिन आ सके और मीडिया के सामने वो प्रूफ कर सके। फिर वो उस दिन के 12 जूरी मेंबर्स में से एक को बुलाता है और वो बोलता है, जनरल डायर गिल्टी था। नायर बताता है, मेरे पास रिटर्न एविडेंस है, इसमें लिखा है कि क्राउन ने जूरी को चुप करवाने के लिए धमकाया था और क्राउन ने जज को लंदन में पोस्टिंग की रिश्वत देकर हिंदुस्तानी के खिलाफ कर दिया। जलियांवाला बाग का एक ही सच है, जनरल डायर गिल्टी है। डायर ने हिंदुस्तानियों को सिर्फ बंदूकों से नहीं मारा, उसने 12 घंटे तक बाग से निकलने नहीं दिया ताकि गिद्ध और कौवे उन्हें जिंदा खा सकें। हम इनके लिए इंसान हैं ही नहीं, जानवर हैं हम लोग, और इसीलिए अपने क्लब के बाहर बोर्ड लगा देते हैं, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। और इसीलिए वर्ल्ड वॉर में हमारे सोल्जर को बकरियों की तरह मरने के लिए भेज दिया जाता है। 74,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी सोल्जर मरे उस लड़ाई में जो हमारी थी ही नहीं। ये हमें अपने ही अनाज के लिए तरसाते हैं। जब तरसते तरसते खाने पर टूट पड़ते हैं तो ये हंसकर हमारा मजाक उड़ाते हैं कि इन्हें खाने की तमीज नहीं। यह सम जानवर है जिसकी चीफ तो है पर आवाज नहीं, जिसको सिर झुकाने के लिए कानून तो मिलता है पर इंसाफ नहीं। ये जानवरों का झुंड अब देश बनने जा रहा है और ये जानवर अब चीखेंगे नहीं, गरजेंगे। कल सुबह की रोशनी आपके अखबारों से निकलेगी। अब चाहे आप मुझे फांसी पर चढ़ाएं या गोली मार दें, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, गेट द फक आउट ऑफ माई कंट्री। सब लोग शोर मचाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। अगली सुबह न्यूज छप जाती है अखबार में, इंसाफ का फरिश्ता शंकरन नायर, नायर की बीवी ये न्यूज पढ़ती है। कृपाल सिंह न्यूज पढ़ता है, माइकल डायर को गवर्नर के पद से हटा दिया जाता है। 20 साल बाद भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने माइकल डायर को गोली मार दी थी। जनरल डायर को सेना से हटा दिया जाता है। ये सदमा उसे सताता रहा, उसे कई बार दौरे पड़े, आखिर में वो भी सेरेब्रल हैमरेज से मर जाता है। शंकरन नायर ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, न्याय के लिए लड़े। इस संघर्ष को पंजाब आज तक नहीं भूलता। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।